3। 3 सर। ओके, चलो ठीक है, बीच में स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे हो सकता है। हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ते हैं आज। डिटर्मिनेंट का मतलब है कि सेट ऑफ mn नंबर्स मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स in the form of horizontal, that is called rows, and vertical, that is called columns, is called determinant of order n। ठीक है, यानी कि यस सर। कुछ नंबर्स को हम अरेंज करते हैं ऐसे, और दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन मतलब मॉडुलस का फॉर्म में उसको हम लिखते हैं, ठीक है ना, तो इसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। और इसका जो रो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम क्या बोलते हैं, रोज। जैसा कि आप देख रहे हो, यस सर। रो बोलते हैं, फर्स्ट रो हो गया A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, दैट इज R1 फर्स्ट रो को हम R1 Yes, बोलेंगे। A21 A22 A23 डॉट 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 A2n, that is called second row, row number 2। and in the same way last row है AN1 AN2 AN3 dot 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 ANN, that is called nth row। ठीक है, यस सर। मतलब जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस में नंबर्स लिखे रहेंगे या कुछ भी लिखा रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, रोज बोलेंगे। एंड कॉलन मतलब वर्टिकल लाइंस, लाइक A11 A21 डॉट 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 A11, ये फर्स्ट कॉलन हुआ। फिर A12 A22 डॉट 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 AN2, ये सेकंड कॉलन हुआ। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन में जितने भी नंबर्स अरेंज किए गए हैं उन सबको हम कॉलम्स बोलेंगे। ठीक है, चूंकि यस सर। डिटर्मिनेंट में रोज एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं तो उसे हम n बाई n या nth ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलते हैं। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। और जिसको जिसको भी कुछ डाउट होगा, रेज द हैंड, हाथ उठाओगे और पूछोगे मुझसे। ओके, चूंकि रोज एंड कॉलम्स आर सेम, सो शेप ऑफ एवरी डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर, क्योंकि जो रोज एंड कॉलम्स हैं नंबर्स में दोनों सेम हैं। ठीक है, उनका जो शेप क्या होगा, वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होगा। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसे शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो डेट डी, DET ब्रैकेट में डी, या सिंपली डी, या मॉड डी। ठीक है, अब चूंकि नंबर ऑफ रोज भी n है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी n है और सब में n नंबर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, n स्क्वायर। n स्क्वायर। ठीक है ना, देखो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकता है। और जो तुम लोग जब एंड सेमेस्टर एग्जाम दोगे, सेमेस्टर एंड का एग्जाम, उसमें ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा, किसी भी डिटर्मिनेंट को बोल दिया जाएगा कि इतने रोज हैं इतने कॉलम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल, सुन रहे हो सब लोग? यस सर। तो मान लेते हैं मैं बोल रहा हूं कि एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसके 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, 3 rows, number of rows are 3 and number of columns are 3, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, एनीवन? सर, सर रिपीट द क्वेश्चन। हेलो, सर रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। रिपीट द क्वेश्चन सर। यदि किसी if any determinant, if there are n rows and n columns, यस सर। then total number of elements equal to what? सर n स्क्वायर। n स्क्वायर। n स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं 3 तो बोल सर रहा हूँ, 3 नंबर, यदि 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 9। 3 स्क्वायर दैट इज 9। 9। तो ये ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सो इसको ध्यान में रखना है सबको। ओके, यस सर। अच्छा, सबके पास कॉपी कलम है ना? यस सर। क्योंकि डिटर्मिनेंट सभी आप लोग जानते हो कि डिटर्मिनेंट जो है वो बिल्कुल मतलब सॉल्यूशन सॉल्व करना होगा, ये मैथमेटिकल कंप्लीट मैथमेटिक्स है यहाँ पे, तो इसको बिल्कुल सॉल्व भी करेंगे, बिल्कुल न्यूमेरिकल टॉपिक है ये। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये फॉर्म हुआ डिटर्मिनेंट का। अब हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट को हम एक्सपैंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ऑर्डर 2 की बात करें। ऑर्डर 2 में डिटर्मिनेंट
डिटरमिनेंट को जब हम लिखते हैं जैसे A1 B1 A2 B2, ठीक है, तो इसमें कितने रोज एंड कितने कॉलम्स है, कोई बताएगा जरा? सर 2 रोज A1 2 कॉलम। B1 A2 B2, इतने, इसमें कितने रोज एंड कितने कॉलम्स हैं? सर 2 रोज 2 कॉलम्स। ओके ग्रेट। अच्छा, बाकी स्टूडेंट क्यों नहीं बोल रहे हो? हेलो, यस सर। सब लोग को देखो, सब लोग को पार्टिसिपेट करना है, तो मुझे लगेगा कि केवल एक ही स्टूडेंट बोल रहा है, ठीक है ना? तो सब लोग को पार्टिसिपेट करो। अब जैसे यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि A1 B1 A2 B2 ये एक सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, यानी कि इसमें कितने रोज एंड कितने कॉलम्स हुए? 2 2 रोज rows 2 and 2 कॉलम। columns. वेरी गुड, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। Two ओके, columns. तो अब इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं कि लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर A1 एंड उसके डायगोनली जो एलिमेंट है B2, ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस उसके बाद जो एंटी डायगोनल दैट इज राइट मोस्ट कॉर्नर पे जो B1 जो एलिमेंट है, डायगोनली उसका जो नंबर है, उसके डायगोनली जो नंबर है A2, ठीक है, तो उसको Yes, हम ऐसे sir. लिख लेते हैं दैट इज A1 B2, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस B1 A2, इसे हम लिख देते हैं। क्या हो जाएगा Yes, यहाँ sir. पे? A1 Sir, B2 माइनस B1 A2, ठीक है ना? ये तो आसान है, आप लोग पढ़े भी होंगे इसको, ठीक है? Yes. तो Yes, sir. डिटरमिनेंट का जो एक्सपेंशन हुआ या इसका सॉल्यूशन बोलो, A1 B1 A2 B2 जो डिटरमिनेंट है, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है? अब इन द सेम वे आप लोग कॉपी कलम निकालो Yes, sir. और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो कि इसका वैल्यू, ये डिटरमिनेंट जो है 2 3 माइनस 1 4, इसका वैल्यू क्या होगा? Sir, बताओ 2 सब लोग। 3 जो अभी नीचे minus स्क्रीन पे देखो, नीचे में जो Yes, sir. दिख रहा 1 है minute, sir. 2 3 माइनस 1 4, इस डिटरमिनेंट का सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है ना ये? Yes, sir. 11. 11 sir. बाकी सबका? Sir, 11, sir. सबका 11 आ रहा है? Yes, sir. चलो वेरी गुड। यानी कि 2 इंटू 4 डायगोनली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू माइनस 1, 8 Minus प्लस 1. 3 दैट इज 11। ओके, बहुत बढ़िया। इन द सेम वे एक और डिटरमिनेंट में दे रहा हूं जस्ट फॉर प्रैक्टिस, आप लोग इसे सॉल्व करके बताओ। माइनस 1 5 2 4, Minus 1 5 2 4. हाँ, रो वाइज फर्स्ट रो है माइनस 1 5 एंड सेकेंड रो है 2 4। आप लोग Sir, बताओ 6. कि Sir, 6. Minus 14 sir. 6 कैसे आया भाई? ठीक से Minus सॉल्व 14, करो। sir. Minus 14. Sir, minus 14. Sir, minus 14. Minus 14, sir. गुड गुड, बोला यानी माइनस 1 इंटू minus 4, 14. हाँ ओके, कोई बात नहीं, होता है। माइनस 1 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 10, यानी माइनस 4 माइनस 10 दैट इज माइनस 14। तो सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में यदि किसी को कोई डाउट हो तो कुछ भी तो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि इसमें और तो कुछ है नहीं। किसी को कोई डाउट है सेकेंड Yes, ऑर्डर sir. डिटरमिनेंट में? No, sir. No sir. चलो I do ग्रेट, not have it. वेरी गुड, तो हम लोग आगे बढ़े। Yes sir. ओके ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं ऑर्डर 3 पे, ठीक है? तो ऑर्डर 3 तो मैंने एक डिटरमिनेंट लिया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। देखो, मैं जब भी नंबर्स लूंगा या जब भी डिटरमिनेंट की बात करूंगा तो रो वाइज बोलूंगा। जैसे मैंने बोला A1 B1 C1 तो समझना कि वो फर्स्ट रो है, ठीक है ना? Yes, उसके बाद A2 B2 C2 मींस सेकंड रो, A3 B3 C3 मींस थर्ड रो। और यदि मैं नहीं बोलूंगा रो तो समझना कि मैं फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो ऐसे सक्सेसिवली बोल रहा हूँ। ओके, Yes, sir. अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर 3 का जो डिटरमिनेंट है उसे हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, कैसे उसे सॉल्व करते Yes, हैं। sir. ओके, तो मैं बता रहा हूं कि देखो, एक बात याद रखना, थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। इसका एक मेथडोलॉजी है जो मैं बताऊंगा अभी, उसको बस फॉलो रखना। कहीं से भी स्टार्ट करोगे तुम्हें गलत होने का चांस बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है? तो जैसा कि मैंने लिखा है रो वाइज,
मैं इसे फर्स्ट रो लेकर के इसे सॉल्व करना बता रहा हूँ, उसके बाद में आगे बताऊंगा कॉलम वाइज या कोई भी कॉलम हम कैसे कर सकते हैं। तो रो वाइज हम कैसे करते हैं, A1 जैसे मैंने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का क्या एलिमेंट है, A1। A1 तो A1 जैसे ही हम लिखेंगे तो A1 जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। yes sir तो Yes, sir. एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस एलिमेंट को हम ले रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो रो एंड कॉलम्स हैं उसे हम एलिमिनेट कर देते हैं। A1 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम एलिमिनेट हो गया तो क्या बच गया हमारे पास, B2 C2 एंड B3 C3 बच गया ना। yes sir तो A1 इंटू अब ये B2 C2 माइनस B3 C3, अब ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन गया। ठीक है, yes sir इन द सेम वे मैंने रो आई फर्स्ट रो लिया है तो उसके बाद माइनस B1, ठीक है ना। तो माइनस B1 यदि हम लेंगे तो माइनस B1 क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो B1 को लेंगे तो फर्स्ट रो हट जाएगा और सेकंड कॉलम हट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, A2 C2 एंड A3 C3, ठीक है ना। 3. yes sir इन द सेम Yes, वे sir. प्लस C1 जो है हमारा वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट को यदि हम हटाएंगे तो क्या बचेगा, A2 B2 एंड A3 B3। यहाँ पे C1 इंटू A2 B2 A3 B3, ओके। yes तो sir अब क्योंकि ये सारा हम देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कितना भी हायर ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा उसको हम उसके लोअर ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को हमने सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया। अब चूंकि सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम लोग जानते हैं सॉल्व करना, तो A1 इंटू क्या हो जाएगा, B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस C2. A1 इंटू A2 C3 माइनस A3 C2 एंड प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2, ओके। yes sir Yes. अब यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि मैंने पहले प्लस लिया फिर माइनस लिया फिर प्लस लिया। तो यहाँ पे एक साइन सिस्टम है, जब भी हम एक्सपेंशन करेंगे डिटर्मिनेंट को, इसको नोट कर सकते हो आप लोग या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, कि जब भी हम एक्सपैंड करेंगे तो ये साइन सिस्टम फॉलो होगा, मतलब ये अल्टरनेट इन साइन चलता है, जैसे प्लस आएगा फिर माइनस, जैसे यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का साइन सिस्टम मैंने लिया हुआ है, ये क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस, Yes. ठीक है। मतलब कि अगर तुम फर्स्ट कॉलम लोगे, फर्स्ट रो लोगे तो पहला प्लस होगा, सेकंड माइनस होगा। minus यदि तुम फर्स्ट कॉलम लोगे तो पहला प्लस होगा, दूसरा फिर माइनस हो जाएगा। और यदि तुम चाहोगे कि हम Minus सेकंड होगा। रो से स्टार्ट करें डिटर्मिनेंट को तोड़ना, तो सबसे पहले क्या लेना होगा, माइनस लेना होगा फिर प्लस लेना होगा। yes sir इन द सेम वे ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का साइन स्कीम है। जैसे मैंने अभी रो वाइज ऊपर में जो एक्सपेंड किया था, पहले मैंने प्लस लिया, यहाँ पे प्लस है, फिर मैंने माइनस B1 लिया, यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट रो में माइनस है, और फिर प्लस C1 लिया, यहाँ पे देख रहे हो कि ये प्लस है, यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस plus प्लस। minus समझ में आ रही है ना साइन सिस्टम, yes sir क्लियर हो रहा है ना सबको। इन द सेम वे Yes, यदि sir. आप फोर्थ ऑर्डर में जाओगे तो वहां भी ये अल्टरनेटिंग साइन ही चलेगा। साइन सिस्टम बस यही याद रखना है कि अल्टरनेटिव चलता है, एक बार प्लस आएगा फिर माइनस आएगा फिर प्लस आएगा फिर माइनस एंड सो ऑन, yes sir क्लियर और yes नॉट, sir ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि सेम प्रॉब्लम को जैसे मैंने ऊपर में रो वाइज बताया था, अब सेम सिचुएशन सेम डिटर्मिनेंट है, उसे मैं कॉलम वाइज तोड़ के बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिया था A1 B1 C1, अभी मैं A1 A2 A3 ले करके उस डिटर्मिनेंट को तोड़ने वाला हूँ, ठीक है। सेम काम करना है, पहले हमने लिया A1, तो A1 मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट हो गया, तो क्या बचा, B2 C2 एंड B3 C3 बच गया। उसके Yes, बाद sir. साइंस स्कीम में देख रहे हो, साइंस सिस्टम में कि प्लस माइनस प्लस, यानी फिर हम लेंगे -A2, ठीक है ना, yes sir -A2 लेंगे, -A2 लेंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट कॉलम है और सेकंड रो है,
B1 C1 and B3 C3 in the same way प्लस A3 लेंगे हम, क्योंकि जो थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम रो का डिटर्मिनेंट, ठीक है। A3 जब हम लेंगे तो क्या बच गया हमारे पास, B1 C1 and B2 C2। इन द सेम वे ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिल गया, हम इसे सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में फिर से इसे तोड़ेंगे, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, तो दोनों का वैल्यू हमेशा सेम आएगा, ठीक है ना। Yes. क्लियर और नॉट, दोनों का वैल्यू हमेशा सेम आएगा जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, ब्रेक करोगे। ओके, ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे मैंने लिखा है नोट्स में कि डिटर्मिनेंट्स कैन बी एक्सपेंडेड बाय रो वाइज एनी, मतलब कोई भी रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कोई भी रो को लेकर के आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो, या कॉलन वाइज एनी, मतलब एनी कॉलन को ले सकते हो, उसको ब्रेक कर सकते हो। मे बी स्टार्ट विद R1 R2 R3 और C1 C2 C3, मतलब कोई भी रो, कोई भी कॉलन लेकर के हम डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी सेम व्हेन इट इज एक्सपेंडेड बाय रो वाइज और कॉलन वाइज। तो किसी भी लेकर किसी भी रो या कॉलन को लेकर जब आप एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू उसका सेम आएगा। चलो मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है 1 4 7 2 5 8 3 6 9। अब आप इसको तोड़ो, अब आप इसको एक्सपैंड करो रो वाइज, मैंने इसको रो वाइज लिखा हुआ है, आप इसे रो वाइज इसको एक्सपैंड करके देखो कितना आता है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट को सॉल्व करना है, सॉल्व करो जरा, जैसा मैंने अभी बताया है। सर A1 B1 C1 नहीं, ये वाला नीचे में जो लिख रहा है 1 4 7, मैं रो वाइज बोल रहा हूँ, 1 4 7 2 5 8 एंड 3 6 9। इस डिटर्मिनेंट को तोड़ना है, एक्सपेंड करना है रो वाइज, मतलब फर्स्ट रो को कंसीडर करना है, या आप लोग कोई भी रो ले सकते हो, सेकंड रो भी ले सकते हो, थर्ड रो भी ले सकते हो, कोई भी रो लेकर के इसे एक्सपेंड करो और बताओ कि आंसर कितना आया। ओके सर। कुछ डाउट होगा तो बीच में पूछ सकते हो, कोई भी स्टूडेंट। Sir, 0. 0 एक will be the स्टूडेंट का answer. 0 आया, एक स्टूडेंट का 0 आया ना। अरे ये क्या होगा, रेस्टोरेंट कहाँ चला गया। ओके, एक स्टूडेंट का कितना आया, 0। बाकी स्टूडेंट का सर बना रहे सर। हाँ, बनाइए आराम से। समझना, एक प्रॉब्लम यदि समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके सर। चलो देख लो इसको सर -0 जैसे। सर। हाँ, वेरी गुड। रो वाइज यदि हम सॉल्व कर रहे हैं तो 1 यदि हमने लिया है तो क्या हो जाएगा, 5 8 6 9 -4 2 8 3 9 एंड +7 2 5 3 6। अब ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया, और आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करके आप देखोगे कि ये 0 आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। यस सर। तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में किसी के पास किसी भी तरह का कोई डाउट है क्या? नो सर। एनीवन? अभी आप डाउट पूछ सकते हो कि कहीं पे कुछ भी डाउट है तो। सर अभी तक तो नहीं है। No, sir. अभी ओके, तक तो ग्रेट। यस सर। अब मैं हाँ, वेरी गुड। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सेम डिटर्मिनेंट को मैंने कॉलन वाइज तोड़ा है, ठीक है। सेम डिटर्मिनेंट को कॉलन वाइज यदि आप ब्रेक करोगे, देखोगे कितना वैल्यू आता है। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने रो वाइज 1 4 7 लिया था, और कॉलन वाइज 1 2 3 फर्स्ट कॉलन को लेकर के मैं इसे तोड़ रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सेम आंसर आएगा। 1 लिया मैंने, 5 8 6 9 -2 4 7 6 9
एंड प्लस 3 4758। तो आप यहाँ पे देखोगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे, तो आप देखोगे कि इसका वैल्यू 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी रो को लेकर के या किसी भी कॉलम को लेकर के, और जो मैंने साइन सिस्टम बताया था उसको फॉलो करते हुए यदि आप एक्सपेंड करोगे डिटर्मिनेंट को, तो हमेशा वैल्यू सेम आएगा। ठीक है ना? यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, Yes, sir. ग्रेट। अब देखो यहाँ पे जो मैं जैसे मैंने लिखा है कि द सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड फॉर फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट, फोर्थ एंड हायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो सेम प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ कि जैसे थर्ड ऑर्डर हमने अभी बताया, तो थर्ड ऑर्डर का हमने पहले क्या किया, सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट किया साइंस सिस्टम को फॉलो करते हुए। तो इन द सेम वे जो फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा, तो फोर्थ ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, सेम साइंस सिस्टम रहेगा, एंड उसको पहले हम थर्ड ऑर्डर में ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, एंड देन सेकेंड ऑर्डर में। तो आप लोग का जो पहला होमवर्क है आज का, कि कोई भी एक फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को तोड़ना है। जैसे एक बार लिख लो ना, मैं ही सबको बता देता हूँ, तो सबके लिए कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एक लिख लो तो होमवर्क, एक कॉमन डिटर्मिनेंट में फोर्थ ऑर्डर का दे रहा हूँ, तो उसमें क्या हो जाएगा ना कि थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और फोर्थ ऑर्डर भी सीख लोगे। ये सारा काम एक ही प्रॉब्लम में हो जाएगा, और एक ही प्रॉब्लम दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि सबका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना? Yes, sir. तो सब लोग लिखो फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, रो वाइज में बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 फर्स्ट रो है। Okay, sir. लिख रहे हो सब लोग? Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12. 5 6 7 8 second row. Third row is Yes, sir. 9 10 11 12 And fourth row. 9 10 11 12, Yes, sir. and fourth row is 13, 13 14, 14 15 16. 13 14 Yes, 15 16। सब लोगों ने Okay, sir. लिख लिया? Yes, sir. ध्यान में रखना, क्योंकि ये तो मैंने जो सब किया वो तो याद भी रख लोगे तुम कि मैंने क्या किया है। फर्स्ट रो वाइज मैंने दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 14 15 16। तो इस फोर्थ ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है हर एक स्टूडेंट को। मैं कल आंसर पूछूंगा हर किसी से, ठीक है ना? चलो Yes, ओके। sir. तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू बोलो या एग्जाम में शॉर्टकट में, मतलब फास्ट आप इसे सॉल्व कर सकते हो, एक सैरस रूल, ठीक है, फॉर ऑर्डर Yes. ये दिखाइए, लेकिन ये किसी भी ऑर्डर के लिए फॉलो करता है। तो सैरस रूल जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार मेथड है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का। जैसे मान लेते हैं मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। ध्यान से समझना सब लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, ठीक है ना? और बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि मैं रीअरेंज कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। डिटर्मिनेंट क्या है हमारा? A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। ये दिख रहा है सबको? क्लियर है ना ये? Yes, sir. स्टूडेंट्स Yes, sir. ओके, अब देखना Yes, मैं sir. इसको Yes, sir. अरेंज कर रहा हूँ, मैं इसको फिर से अरेंज कर रहा हूँ। ध्यान देना, जो फर्स्ट रो था हमारा A1 A2 A3 मैंने लिख लिया, फिर सेकेंड रो B1 B2 B3, फिर थर्ड रो C1 C2 C3, और फिर से मैंने फर्स्ट रो और सेकेंड रो को लिख लिया है। ध्यान से देखना, फिर से मैंने फर्स्ट रो और सेकेंड रो को फिर से लिख दिया है, ठीक है ना? Yes, तो sir. ये अरेंजमेंट सबसे पहला काम है कि इसको हम ऐसे अरेंज कर लेना है, मतलब रो वाइज फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो को लिखने के बाद फिर से फर्स्ट एंड सेकेंड रो को रिपीट कर देना है, ठीक है? Yes, sir. और उसके बाद
A1 से स्टार्ट करते हुए बिल्कुल उसके डायगोनल, जैसे A1 का डायगोनल क्या है, A1 B2 C3, उसको लिख के मल्टीप्लाई कर देना है, A1 B2 C3, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये लेफ्ट से स्टार्ट करना है, उसके बाद A1 के नीचे B1 और उसका डायगोनल क्या है, B1 C2 और A3, तो B1 C2 A3 को मल्टीप्लाई कर दो एंड देन C1 A2 B3, ठीक है ना, उसके नीचे जो C1 A2 B3 है इसको मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ऐड कर देना है, तो मान लेते हैं कि इसका सम आया कैपिटल A। ध्यान से समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तो फटाफट मतलब देखोगे और आसानी से निकाल सकते हो कोई भी थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन। मतलब देख करके चाहो तो मतलब माइंड से विदाउट यूजिंग कॉपी एंड पेन यू कैन सॉल्व इट, इतना आसान है ये। A1 ध्यान से देना, फिर से मैं बता रहा हूं, पहले लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है, ए और डायगोनली मल्टीप्लाई, देखो ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद में ऐड करना है, मतलब A1 B2 C3 जो फर्स्ट डायगोनल है उसको मल्टीप्लाई करना है, देन B1 C2 A3 उसको मल्टीप्लाई कर लेना है, देन C1 A2 B3 इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको ऐड कर देना है, ठीक है, और मान लेते हैं कि उसका सम आया A, कैपिटल A। यहां तक किसी को डाउट? No, क्लियर sir. है ना सबका? ओके, अब यही काम हमें राइट मोस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है। जैसे राइट मोस्ट कॉर्नर का एलिमेंट क्या है, A3 है, तब उसके जो डायगोनल में है A3 B2 C1 है ना, उसको मल्टीप्लाई कर लेना है, देन B3 C2 A1 इसको मल्टीप्लाई कर देना है, एंड C3 A2 B1 इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करके फिर इन तीनों को सम कर देना है, ऐड कर देना है, तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारा आएगा कैपिटल A माइनस कैपिटल B। मतलब पहले जो राइट वर्ड था जिसे हम प्लस बोलते हैं, ठीक है, तो सम A एंड जो उसके बाद जो राइट से स्टार्ट किए वो सम B हुआ, तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो हो जाएगा A माइनस B. B। बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. किसी के पास डाउट हो तो पूछो, इसको समझ लोगे तो बहुत मजेदार टॉपिक है ये। इससे तुम जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम में तुमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, तुम इसे चेक कर सकते हो कि हमारा सही है कि गलत है, ये तो फटाफट हो जाएगा, टाइम तो लगेगा नहीं इसमें ज्यादा, है ना, आसान, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? Sir, but time taking तो है. हेलो स्टूडेंट्स, ये टाइम टेकिंग है? प्रैक्टिस करोगे बच्चे तो ये बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है, बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है। चलो एनीवे, मेथड जानना चाहिए ना? Yes, sir. ठीक है, किसी को Yes, डाउट है sir. इसमें? No, sir. Doubt नहीं है. चलो तो फिर एक काम करो, ये प्रॉब्लम मैंने लिया हुआ है, इसे सॉल्व करो आप लोग सैरस रूल से। बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत आसान है और बहुत आसानी से सॉल्व होता है। सर अभी जो मेथड बताए उस मेथड से. हाँ, उसी मेथड से सॉल्व कर लो, अच्छा रहेगा, जस्ट फॉर प्रैक्टिस में बोल रहा हूँ, ताकि एक बार जैसे एक बार उसी मेथड से सॉल्व कर लोगे तो मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा, इसलिए बोल रहा Yes. हूँ। चलो ठीक है ना, मैं ही बता देता हूँ, सर कर जैसे रहे हैं हम लोग. 147, हाँ कर लो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। देख सकते हो 147 258 369, मैंने फर्स्ट 3 रोज को लिख दिया, उसके बाद फर्स्ट 2 रोज को मैं फिर से रिपीट कर दिया, ठीक है, और डायगोनली आप देख रहे हो यहाँ पे, तो 1 इंटू 5 इंटू 9 45, तो एक बार चेक कर लेना जरा कि मेरा कैलकुलेशन सही है कि नहीं। Yes, sir. 2 इंटू 6 इंटू 7 84, 3 इंटू 4 इंटू 8 96, एंड राइट साइड से टोटल सम आया 225। इन द सेम वे 225 आ गई. 7 into 5 into 3, 8 into 6 into 1, and 9 into 4 into 2. सर आंसर 0 आया सर. Very good. और राइट साइड में भी आंसर B आया 225, मतलब डिटर्मिनेंट A माइनस B इक्वल टू 0। अच्छा, यही प्रॉब्लम हमने अभी थर्ड ऑर्डर में किया था ना? ओके ओके ओके, राइट,
सेम प्रॉब्लम था। तो किसी के पास डाउट हो तो बोलो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है सबका? यस सर। एनी डाउट किसी को भी? देख लेना, ये मेथड जस्ट फॉर अवेयरनेस मैंने बता दिया है सबको। सिलेबस में तो ये है नहीं, लेकिन मुझे लगा कि मैंने कहीं पढ़ा था तो मुझे लगा मुझे बताना चाहिए सबको, यस मैंने बता दिया। मैं हर बार बताता हूँ, सबको बताता हूँ, ठीक है ना? यस सर। तो जानना चाहिए चीजों को। ओके, आगे बढ़ू मैं, सबको आगे आगे बढ़ू मैं? यस सर। क्लियर है ना? किसी के पास डाउट तो नहीं है? ओके ग्रेट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी आप लोग लिख भी सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या फिर नहीं तो सेम चीज एलएमएस में डाला हुआ है। जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ना, सबका अकाउंट तो हो गई, वहां एक्सेस कर रहे हो ना सब Yes, लोग? sir. तो Yes, sir. वहां पे यस ये सर। सारा चीज डाला हुआ है, वहां से भी आप इसे ले सकते हो। तो प्रॉपर्टीज की बात करूं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल रिमेन सेम इफ इट्स टू रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो रो या दो कॉलम को यदि इंटरचेंज करते हो, सॉरी, कोई भी दो रो नहीं, सारे रोज और कॉलम्स को यदि इंटरचेंज कर देते हो, मतलब रोज को कॉलम और कॉलम्स को रोज बना देते हो, तो उसका वैल्यू सेम रहेगा। जैसे A1 B1 C1 फर्स्ट रो था, हमने उसे A1 B1 C1 फर्स्ट कॉलम बना दिया, ठीक है ना? तो जब वैल्यू निकालोगे तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ओके, यस सर। ठीक है ना? मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम, सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ एनी टू रोज या टू कॉलम्स इंटरचेंज करते हो तो वैल्यू रिमेन सेम विथ नेगेटिव साइन। मान लेते हैं कोई भी दो रो को हम इंटरचेंज कर दिए, जैसे यहाँ पे मैंने R1 और R2 को रिप्लेस किया। जैसे A1 B1 C1 फर्स्ट रो था, A2 B2 C2 सेकंड रो था, तो A2 B2 C2 फर्स्ट रो बन गया, A1 B1 C1 सेकंड रो बन गया। तो यहाँ पे वैल्यू में क्या चेंजिंग आएगी? एक माइनस साइन आएगा। देखो, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो सेम रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक बार हमने रो को इंटरचेंज किया है, दो रो को। दोबारा कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस फिर से वही रह जाएगा। क्लियर? यस सर। थर्ड रूल क्या है कि इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम यदि आइडेंटिकल हो गया, सेम हो गया, आंख बंद करके वैल्यू उसका 0 लिख सकते हो, ठीक है ना? जैसे इसमें देखो, फर्स्ट कॉलम A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड A1 A2 A3, फिर से यदि मिल गया ऐसा कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम आ गया, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर और नॉट? ठीक है। अब देखो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर के, ये क्या कह रहा है कि किसी भी रो या कॉलम में या कोई भी डिटर्मिनेंट है, उसमें हम किसी नंबर से, पर्टिकुलर नंबर से यदि मल्टीप्लाई करें नॉन जीरो नंबर के से, तो वो जो के होगा किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना? या डिवाइड, हम कुछ भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, या यदि हम कॉमन लेंगे तो किसी एक रो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि के को मैंने मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब क्या हुआ कि A1 B1 C1 मैंने फर्स्ट रो में सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना? या एज पर द नीड, जैसा जरूरत हो वैसा हम करते हैं, या तो किसी रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं कि सारे रोज में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना? किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई करते। ओके, नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो कॉलम कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स। ओके, अब यहाँ पे देखो कि मान लेते हैं फर्स्ट कॉलम है A1 + X A2 + Y A3 + Z एंड B1 B2 B3 C1 C2 C3। यदि ऐसा आता है तो हम इसे दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट, जैसे A1 + X है, A2 + Y है, A3 + Z, तो हमने A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 लेकर के फर्स्ट डिटर्मिनेंट, एंड प्लस, चूंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, साइन सेम होना चाहिए, या तो सारे प्लस होने चाहिए या सारे माइनस होने चाहिए, प्लस हमने सेकेंड पार्ट
ले लिया एक्स वाई जेड एंड बाकी दोनों कॉलम ले लिए। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट्स को स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, अनदर थिंग कि मैट्रिसेस तुम लोग नहीं पढ़े होगे, चलो ठीक है, मैं जब मैट्रिक्स का पार्ट होगा तो ये होगा। यहाँ पे क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट से ऊपर, डायगोनल एलिमेंट से अपर, जैसे आप लोग पढ़े होगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यदि याद होगा, यदि ऐसा होगा तो डायगोनल एलिमेंट का जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, वही उसका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना कि डायगोनल एलिमेंट से अबव नॉन जीरो है और उसके नीचे सारा जीरो है, या फिर डायगोनल एलिमेंट के नीचे में, बिलो में नॉन जीरो है और ऊपर में सारा जीरो है, या डायगोनल एलिमेंट के अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑल आर जीरो, तो उसमें हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो A1 B2 C3। मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे सेवेंथ प्रॉपर्टी हमारा वो क्या कहता है कि किसी भी कॉलम या किसी भी रो में हम ऑपरेशन कर सकते हैं, दूसरे रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, ये एक डिटर्मिनेंट है। इसमें हमने कॉलम, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया है C1 प्लस MC2 माइनस NC3। मतलब सिर्फ फर्स्ट कॉलम में ये ऑपरेशन लग रहा है कि हम C1 को ऐड कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम माइनस मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम बाई n। सेकंड कॉलम में हम m मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड थर्ड कॉलम में n मल्टीप्लाई करके C1 प्लस MC2 माइनस NC3, ऐसा हम करेंगे तो ये ऑपरेशन हम, जिसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन बोल सकते हैं। ओके, जैसे मैंने अनदर थिंग कि इफ डिटर्मिनेंट d बिकम्स जीरो और पुटिंग x माइनस अल्फा। ओके, जैसा कि इक्वेशन हम लोग जानते हैं ना, लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझो इसको, जैसे x 5 2 x स्क्वायर 9 4 एंड x क्यूब 16 8। यहाँ पे हम यदि x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 4 8। फर्स्ट कॉलम में x का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम के बराबर आ जाएगा। तो जैसे ही दो कॉलम सेम हो गया तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 2 जो है वो इसका एक रूट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा। जस्ट जो हम लोग लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े थे, बिल्कुल वैसा ही रूल यहाँ पे ये फॉलो होगा। समझ में आ रहा है सबको? हेलो, Yes, sir. ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन मैंने बताया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे मान लेते हैं एक ट्रायंगल है तो उसके वर्टाइसेस है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एरिया इक्वल टू 1/2 मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले लिया, x कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। ये डायरेक्टली डिटर्मिनेंट मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल बता देता है। ओके, और हम जानते हो कि इफ ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स रहेंगे तो एरिया क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है ना, इन द सेम वे स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे रख सकते हो कि कोई 3 लाइंस दिया हुआ है और उसका एरिया निकालना है। मान लेते हैं 3 साइड्स होते हैं ना, किसी भी ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं एंड तीनों साइड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 स्ट्रेट लाइन दिए हुए हैं, तो आप उस मेथड से डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो, जहां पे 1/2 C1 C2 C3। तो C1 C2 C3 क्या है, डिटर्मिनेंट है, उसके को फैक्टर्स हैं। ओके, A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। ठीक है, एंड इफ ऑल दीज 3 लाइंस आर कंकरेंट, यानी कि कंकरेंट मतलब तीनों जो लाइंस है वो एक ही पॉइंट पे मीट करता हो, तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा, जो तीनों जो कॉफिशिएंट है उसका डिटर्मिनेंट से ये जीरो हो जाएगा। एंड इक्वेशन ऑफ सर्किल भी आप इसके मेथड से निकाल सकते हो। यदि किसी भी सर्कल पे 3 पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, देन ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है जहां पे आप डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल सकते हो। ओके,
Yes, sir. तो प्रॉपर्टीज के बारे में मैं हो सकता है एक क्लास और लूं, डिस्कस करूं इस पे, यदि किसी को कुछ डाउट होगा तो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे मैसेज कर देना कहाँ पे डाउट है, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. ओके स्टूडेंट्स। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके इको सर। कर रहा है। Fine. तो होमवर्क में क्या है, पहला कि फोर्थ ऑर्डर डिटरमिनेंट जो मैंने दिया होगा उसको निकालना है, एंड देन उसके बाद क्या है, जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सब लोग लिख कर लाओगे और मैं प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूंगा हर किसी से, ठीक है ना। ठीक Yes, sir. है राजेश सर।